नमस्कार, मैं प्रोफेसर N.K. पांडे, लखनऊ विश्वविद्यालय फिजिक्स डिपार्टमेंट से। और मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूं और जहां पर मैंने कई लेक्चर्स क्वांटम मैकेनिक्स के अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। और अब मैंने एक नया लेक्चर सीरीज शुरू किया है, वो है लेजर फिजिक्स के बारे में। तो आज मैं अपने लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर आपके सामने पेश कर रहा हूं और ये लेक्चर है स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम और लाइन शेप फंक्शन के बारे में। तो मैं अपने दूसरे लेक्चर को मैं आपका स्वागत करता हूं। आइंस्टीन कोएफिशिएंट ए और स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल 2 में एक रिलेशन को हम पहले देखते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि एन एटम इन लेवल 2 कैन मेक ट्रांजिशन टू लेवल 1 ओनली, और ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है। हम इस एजम्पशन के साथ चलते हैं। यहां हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांजिशन per unit volume from level 2 to level 1, that is dN2 dt, ये प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम्स उस समय जितने भी रहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी लेवल 2 में, यानी dN2 dt इज प्रोपोर्शनल टू N2। एक नेगेटिव साइन इसलिए दिया गया है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N2 एनर्जी लेवल E2 में उसकी संख्या घटती चली जाती है। तो टाइम के साथ चूंकि नंबर ऑफ एटम्स घटता है एनर्जी लेवल 2 में, इसलिए एक नेगेटिव साइन डाला गया है। और इसलिए फाइनली रेट ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम एनर्जी लेवल 2 टू एनर्जी लेवल 1 को हम लिख सकते हैं dNT dt इज प्रोपोर्शनल टू -N2। अब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट यहां इंट्रोड्यूस करते हैं A21, यानी dN2 dt इज इक्वल टू -A21 N2। यहाँ A21 ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट है। अब इसमें अगर हम N2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और dt को राइट हैंड साइड में ले जाएं और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें, तो हम ये लिख सकते हैं कि N2t इज इक्वल टू N20 e टू द पावर ऑफ -A21 into t। यहाँ पर N2t is the number of atoms per unit volume in energy level E2 at any point of time t। किसी भी समय ये संख्या, किसी भी समय t पर एनर्जी लेवल E2 में संख्या N2 है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम उस समय की संख्या है। और N20 जो है t इज इक्वल टू 0 समय पर E2 लेवल में एनर्जी एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम की संख्या है। अब हम ये देख सकते हैं इस रिलेशन में कि N2t इज इक्वल टू N20 e टू द पावर ऑफ -A21t। अब हम t का वैल्यू अगर 1/A21 रखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर e टू द पावर ऑफ -1 हो जाएगा, यानी N2t इज इक्वल टू N20/E। अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं, वी कैन से लाइक कि नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी लेवल E2 becomes 1/E of its initial value in the time t is equal to 1/A21। और ये t यानी t, इसी को हम t स्पॉन्टेनियस कहेंगे। t स्पॉन्टेनियस इज इक्वल टू 1/A21 ऐसा टाइम है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी लेवल E2 में इनिशियल वैल्यू का 1/E हो जाता है। यानी फाइनली वी कैन डिफाइन एज द स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम लाइक the time in which the total number of atoms per unit volume in energy level E2 reduces to 1/E of its initial value. That lifetime we call as a spontaneous lifetime associated with transition 2 to 1, that is from energy level 2 to energy level 1. Now we can consider this by an example of hydrogen atom, and the transition we take for example is from 2p to 1s. We know that lifetime of 2p state is t spontaneous is 1.6 into 10 to the power of -9 second. Correspondingly, the Einstein coefficient A21, that is 1/t spontaneous, will be 6 into 10 to the power of 8 per second. Now we know that in a hydrogen atom, the first energy level E1 is -13.6 electron volt. The energy of the second level is -3.4 electron volt. So E2 minus E1 is 10.2 electron volt. And this is H cross omega. So if we find out omega from this expression, then omega will come out to be 1.55 into 10 to the power of 16 per second. Correspondingly,
from the earlier relation that I have given about A21 and B21 in the first lecture, B21 can be written as pi square C cube H cross omega cube N naught cube A21. From here, from the above, we take the value of A21 and omega and place this one in this expression for B21 and put other constants here. Then B21 comes out to be 4.1 into 10 to the power of 20 meter cube per joule second square. So that is about a hydrogen atom in which the transition is taking from 2p to 1s. This was just to show the function of lifetime, how it operates and how we can calculate Einstein's coefficients from this value of a spontaneous lifetime. Now let us go forward to the very important topic of line shape function in the lasers. Now mind it, each energy state has a finite lifetime. Now due to this, each energy state has a certain width. Now what we consider just sharply defined energy levels, that is not the case. Whether it is a solid or it is a liquid or it is a gas, you will have that each energy state will have a certain width delta E, and delta E will result in H cross delta omega. That means the photons that will be emitted between the two levels from E2 to E1 will not be H cross omega, it will be H cross delta omega. There will be a spread in omega. That means atoms can absorb or emit radiation over a range of frequencies delta omega and not just one omega, sharp value of omega. Now this range delta omega is usually much less than omega. When a radiation is incident, the strength of interaction of this energy state with the radiation is a function of frequency, because closer is the incident frequency to the range delta omega, stronger will be the interaction and more atoms will be interacting with the incident radiation. Now this function that defines the strength of interaction between the incident radiation and the amplifying medium or the frequency spread of the amplifying medium is what we call the line shape function G omega. So G omega represents the strength of interaction between the incoming radiation and the amplifying medium. This G omega is usually normalized according to the relation integral G omega d omega is equal to 1. Now what does it mean? That earlier, if we had N2 number of atoms per unit volume, then the total number of stimulated emissions would be B21 U omega N2. And if we had N1 number of atoms per unit volume in the ground state, then the absorption would be, rate of absorption would be N1 U omega and B12. That is how we could spell that we have already dealt in the class, first class. But this time, because of this line shape function, out of total N2 dash, number of atoms per unit volume in E2, and N1 dash, number of atoms per unit volume in E1, only N2 dash G omega d omega and N1 dash G omega d omega will be interacting. They will only be interacting and not all of them. Only N2 dash G omega d omega will be interacting out of N2 dash in level 2 with the incoming radiation, and only N1 dash G omega d omega will be interacting with the incident radiation out of N1 dash in the frequency range omega and omega plus d omega. So that means, so if we have to calculate the number of stimulated emissions per unit volume per unit time, then it will be given by the integration, that is number of stimulated emissions per unit volume per unit time gamma 21 now, and this you need to compare with the expression that we have seen in lecture 1. This time it is integration. So gamma 21 is equal to integral B21 U omega N2 G omega T omega. And then by putting the value of B21 over here, we can take out the constants out of the integration and we can write gamma 21 as N2 pi square C cube H by H cross N naught cube 1 by T spontaneous integral U omega G omega omega cube and integration over omega, that is d omega.
So this is the number of stimulated emissions per unit volume per unit time. Now, अब हमारे सामने दो तरह के केस, we will have two cases to consider. कौन कौन से हैं? नंबर ए, जो इंसिडेंट रेडिएशन है हमारा वो ब्रॉड है, ब्रॉडबैंड है, यानी उसमें डेल्टा ओमेगा यानी ओमेगा में स्प्रेड ज्यादा है एज कंपेयर टू द लाइन शेप फंक्शन. और इसको हम एक फिगर्स देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर फिगर में यू ओमेगा जो है ये जो है ये है हमारा इनकमिंग रेडिएशन और जी ओमेगा हमारा लाइन शेप फंक्शन एम्पलीफाइंग मीडियम का है. आप देख सकते हैं दिस इज अ ब्रॉडबैंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज एंड दिस इज स्प्रेड ओवर अ नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज. अब इस वाले एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं ये हमारा इंटीग्रेशन होता है. और जब हम यहां पर आते हैं तो ये देखते हैं कि भाई इस वाले एक्सप्रेशन में से ओनली ओवर दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी द इंटरैक्शन विल बी देयर विद द इनकमिंग रेडिएशन. यानी एम्पलीफाइंग मीडियम में इंटरैक्शन जो होगा वो सिर्फ एक नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज में होगा. और इस छोटे से फ्रीक्वेंसी रेंज में आप देख सकते हैं कि यू ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, यानी हम यहां पर अगर बात करें तो यू ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब एक कांस्टेंट आएगा ओवर द रेंज ऑफ इंटरैक्शन, ओवर द स्मॉल रेंज ऑफ इंटरैक्शन. और उस छोटे से रेंज के लिए इस यू ओमेगा बाई ओमेगा क्यूब को हम एक कांस्टेंट की तरह से मान सकते हैं और इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकते हैं. यानी इंटीग्रेशन से जब हम बाहर ले जाएंगे तो अंदर में हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेशन जी ओमेगा डी ओमेगा बचेगा. और इंटीग्रेशन जी ओमेगा डी ओमेगा हम लोगों ने देखा है बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इंटीग्रल जी ओमेगा डी ओमेगा इज 1. यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा जी ओमेगा डी ओमेगा को 1 करने पर कि नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी गिवन बाय दिस n2 pi square c cube by h cross n naught cube 1 by t spontaneous u omega by omega. यानी फाइनल एक्सप्रेशन क्या है कि अगर इनकमिंग रेडिएशन ब्रॉडबैंड है और लाइन शेप फंक्शन नैरो है, then the number of stimulated emissions per second per unit volume will be given by this expression. So now the next condition, that is if the incoming radiation is near monochromatic. So you can see u omega here in this figure is very, very narrow, but the line step function is broadband. So the line step function of the amplifying medium is spread over a large frequency range. In this case, you can understand that in the integration that we have, because the interaction is taking place over this small range, so this time g omega by omega cube over this small range of frequency may be considered as constant and can be taken out of the integral. So we have taken out g omega by omega cube out of integral, and inside the integration therefore we are left with integral u omega d omega. So we have gamma 21 is equal to n2 pi square c cube h cross n naught cube omega dash cube 1 by t spontaneous g omega dash integral u omega d omega. Now this we will define three things. Number one, only u is the energy density of the incident near monochromatic radiation. The incident monochromatic radiation हमारा है उसका energy density u है और इसका dimension होगा energy per unit volume. दूसरा होगा u omega d omega, energy per unit volume over the range d omega. और हम d omega हटा दें तो u omega will be defined as energy density per unit spectrum. So we are left with here in the expression that gamma 21, that is the rate of stimulated emissions, is given by n2 pi square c cube h cross n naught cube omega dash cube 1 by t spontaneous g omega dash, and this u omega d omega when integrated over omega can be written as omega. So finally we have, when the atoms described by the line shape function g omega interact with near monochromatic radiation at frequency omega dash, then the rate of stimulated emission per unit volume will be given by gamma 21 is equal to n2 pi square c cube h cross n naught cube omega dash cube 1 by t spontaneous g omega dash u omega. Now mind it, if we have a broadband incident radiation, we had the earlier formula. If we have a near monochromatic incident radiation, we will be using this formula in future. And because, and in the same way, if we consider the case of absorption,
then the rate of stimulated absorptions per unit volume will be given by a similar expression. Just N2 will be replaced by N1. So gamma 12, that is rate of stimulated absorptions per unit volume, is N1 pi square C cube H cross N naught cube omega dash cube 1 by T spontaneous G omega dash U. So that's about the two cases when the incident radiation is broadband and the incident radiation is a narrow one near monochromatic. Then what will be the number of stimulated emissions per second per unit volume? We have derived those expressions. So thank you very much for your kind attention. And my lectures are uploaded on my YouTube. You may visit this YouTube link, and there you can get all the lectures. And if you subscribe, then the subsequent lectures notification will automatically go to you whenever I upload a new lecture. So आप इस YouTube चैनल को अगर विजिट करते हैं तो इस YouTube चैनल पर मेरे सारे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, और आगे भी अगर मैं कोई लेक्चर इस पर अपलोड करता हूं और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद चला जाएगा कि ये लेक्चर अपलोड हुआ है और आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।